कल रात्रि 9:42 पे मेरे मोबाइल पे 40-45 फोटो आए और उसमें कोई 2-3 वीडियो थे। मैं मेरी दुकान पे था, दुकान बंद करी मैंने 10:15 बजे और जैसे ही दुकान से बाहर निकला तो मैंने वो इतने सारे वीडियो देखे। तो मैंने मेरे छोटे भाई से संपर्क किया कि तुम इस लड़के को जानते हो क्या? तो उसने बताया कि इस लड़के को हम जानते हैं, ये लोकल अशोकनगर का लड़का है। परिवार में हमने सबसे बात करी कि ऐसे आपत्तिजनक फोटो और वीडियो हमारे पास आए हैं। तो करीबन 10 सवा 10 बजे, साढ़े 10 बजे के आसपास हम सब लोग इकट्ठे हो गए थे। दुकान बंद करी 10:15 बजे और 10:30 बजे में इकट्ठे हुए सब भाई लोग और सीधे हम हमारी छोटी बहन के घर पे, सोनी कॉलोनी में जो रहती थी उसके घर पे गए। तो वो घर पे पाई नहीं गई। हमने चाची जी से पूछा कि गुड़िया कहाँ है? तो चाची जी का कहना था वो 8 बजे के करीबन जिम जाती है, 9 बजे जाती, मैं मंदिर गई थी। मगर जैसे ही वो आई तो वो गुड़िया घर पे पाई नहीं गई। तो हम सब लोग घबरा गए। दरअसल क्या होता है कि परिवार में इस घर से उस घर पे गुड़िया आती जाती रहती है। तो हमने 1-2 घरों पे फोन लगाया तो वो नहीं पाई गई। हम सब ने घर वालों को इकट्ठा किया और सीधे हम लोग थाने की तरफ गए। साथ में हमारे विजय रघुवंशी बच्चू भैया थे और नीरज भैया नगर पालिका अध्यक्ष जो है वो थे। उनने टीआई साहब को फोन लगाया और मौके पर टीआई साहब जल्द पहुंचे और लोकेशन ट्रैक करी। तो लोकेशन करीबन फुटेरा गांव जो ईसागढ़ टोल टैक्स के पास है वहाँ पाई गई और टीआई साहब, विजय भैया, नीरज भैया और पुलिस के कुछ कांस्टेबल अधिकारी लोग वहाँ पहुंचे। हम सब लोग थाने पे थे। सर्चिंग चलती रही, जो लोकेशन उनको मिली उस पर। कुछ देर बाद करीबन रात में 2:30 बजे या 2:35 के करीबन हमारे पास विजय भैया का फोन आया कि बेटा 1-2 लोग यहाँ आ जाओ, चाचा लोग को वहीं छोड़ दो और यहाँ सब गड़बड़ हो गया। तो मैं और मेरा छोटा भाई ईशान भाग के वहाँ कार से पहुंचे। तो हमने देखा कि रोड के किनारे करीबन 5-6 फीट पीछे i20 नारंगी कलर की एक गाड़ी MP04 रजिस्ट्रेशन जिसका था वो पड़ी हुई थी। उसमें ड्राइवर सीट पे ऋतिक जैन का सब पड़ा हुआ था, ऋतिक सोनी का। और लेफ्ट साइड में ड्राइवर सीट पर जो कंडक्टर सीट होती है उस पर मेरी छोटी बहन मुस्कान जैन का सब उल्टा पड़ा हुआ था। और आसपास के क्षेत्र में जो गाड़ी के नज़दीक का क्षेत्र था उसमें रेडियम कटर, सेलपास की टेबलेट पड़ी हुई थी, कुछ खुली और कुछ पैक। 2-3 मोबाइल पड़े हुए थे। इसमें मेरी बहन का मोबाइल भी समझ में आ रहा था, ऋतिक सोनी का मोबाइल भी समझ में आ रहा था। कुछ चॉकलेट भी वहाँ पड़ी हुई थी, जैसे पहला फुसला के उसको वहाँ मनाने की कोशिश करी होगी। और जैसे ही हम बाहर रहे बहुत देर पुलिस अपना काम करती रही और कुछ देर बाद वहाँ पे पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी, एसपी साहब वगैरह पहुँचे, एम्बुलेंस पहुँची। उनने दोनों शवों को सीधा किया। तो अ, मेरी बहन के सिर पे चोट थी, उसकी उंगलियां टेढ़ी थी, उंगलियां कुछ कटी हुई थी, गर्दन इधर से कटी हुई थी और एक कुल्हाड़ी पाई गई थी जो खून से लथपथ थी। और जैसे ही लड़के का शव उनने पलटा तो उसके पास में एक पिस्तौल मिली। ये सब चीजें वहाँ पाई गई। आप लोगों को क्या लग रहा है? लग क्या रहा है, क्लियर है ये कि लड़के ने पहले हमारी बहन को मारा, उसके बाद खुद को बंदूक से मार के खत्म कर लिया। और आपत्तिजनक फोटो लड़के के मोबाइल से हर 15 मिनट पे हमारे घर के 3 लोगों के पास आ रहे थे। मेरे पापा के मोबाइल पे, मेरे भाई मोहित के मोबाइल पे जो दिल्ली में था और मेरे मोबाइल पे। तो उससे लड़के का मोबाइल लोकेशन ट्रेस करने में पुलिस को आसानी हुई और पुलिस वहाँ पहुंची। हमको तो ये समझ में आ रहा था, जैसे मुझे करीबन 10:47 पे मैंने उसको उस नंबर पे मैसेज भी किया कि भाई मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ, अपन कल मिलेंगे। मुझे लगा ये मेरे थ्रू घर वालों को मनाने की कोशिश कर रहा है या ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है, मुझे ऐसा लगा। तो मैंने जैसे उसको मैसेज किया तो 15 मिनट तक कोई हमारे पास फोटो नहीं आया। फोटो तो पहला फोटो आया था 9:42 पे, करीबन 41 फोटो थे जो मैंने 10:15 बजे देखे थे दुकान बंद करने के बाद। फिर हर 15 मिनट आधे घंटे पे फोटो वही फोटो हमारे पास रिपीट आते जा रहे थे। तो 10:46 या 47 में मैंने उसको मैसेज किया तो करीबन 15-20 मिनट आधे घंटे का ये ब्लॉक लग गया, फोटो नहीं आया। तो मुझे लगा लड़का कल बात करेगा और अपन कल समझेंगे इस बात को। इससे पहले भी कोई मामला सामने आया था? नहीं, हमको इससे पहले नहीं मालूम। आपको कभी कोई जानकारी नहीं, मेरे को व्यक्तिगत तौर पर इसकी कोई जानकारी नहीं थी कि परिचित होंगे दोनों के? नहीं, बच्चे जिस हिसाब से फोटो दिख रहे हैं बच्चा बच्ची पहले से परिचित थे, मगर वो लड़का उस आधार पर उस लड़की को ब्लैकमेल करके, जैसे फोटो थे, मिलने वाले फोटो थे, घूमने वाले साथ में फोटो थे, तो उस आधार पर लड़की को परेशान करने की कोशिश कर रहा था, ऐसा सब व्यतीत हो रहा है। मैंने सारे फोटो मौके पर टीआई साहब को और एसपी साहब को भी दिखाए थे और पुलिस ने अपना काम किया है। पहले लड़की ने कुछ बताया परिवार को? नहीं, अभी हमको इस चीज़ की जानकारी नहीं रही।
पढ़ते थे क्या साहब? नहीं, हमारी गुड़िया वहाँ नौकरी करती थी, फिर करीबन 3-4 महीने से वो वापस यहाँ पे आ गई थी। हम उसके लिए शादी के संबंध देख रहे थे, वो यहाँ लोकल वापस आ गई थी। आज जो है आपके बच्चे का और एक लड़की का शव मिला है, क्या पूरी घटना है? मुझको तो रात को इस प्रकार की जानकारी लगी कि अपना बेटा है उसको फ़ोन लगा रहे हैं तो वो नहीं मिल रहा है, क्योंकि मैं इंदौर में था। वहाँ से जब सुबह 5 बजे आया तो फिर मुझको जानकारी लगी कि वो ईसागढ़ रोड पे टोल नाके के पास में उनकी गाड़ी पाई गई है। जब हम लोग वहाँ पर पहुँचे तो पुलिस ने लड़की का सब गाड़ी से बाहर निकाल के उसको पैक कर रखा था। हमारे सामने लड़के का सब वहाँ से निकाला गया। लड़के का सब जो है वो पूरा चेहरा जला हुआ है उसका, उसके सिर पे गोली का निशान है और गाड़ी की पीछे की सीट जली हुई है और विभिन्न ऐसी चीज़ें, क्योंकि उसका मोबाइल उस गाड़ी से करीबन 50 फीट दूरी पे दोनों मोबाइल पाए गए, तीनों। एक लड़की का भी होगा शायद उसमें, लड़के के तो दोनों थे, अब ये पता नहीं कि तीसरा लड़की का है कि नहीं। उसके बाद गाड़ी से काफ़ी दूर पे कुछ टोपियाँ पड़ी थी। गाड़ी के अंदर एक कुल्हाड़ी जिस पे खून लगा हुआ था वो भी थी और एक कटर वो गाड़ी के अंदर ही थी। ये वहाँ से चीज़ बरामद हुई थी सारी। अब सारे साक्ष्य को देखते हुए ऐसा लगता है कि किसी ने ये चीज़ें और प्लान की हुई हैं। तो हमारा तो निवेदन श्रीमान जी से, एसपी साहब से, प्रशासन से यही है कि उसकी निष्पक्ष जांच कराई जाए। जो भी दोषी हैं उनका उनके सजा दिलवाई जाए। क्या दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग था? ऐसा प्रेम प्रसंग तो कुछ भी नहीं था। वो लोग काफ़ी टाइम से एक साथ एक कंपनी में जॉब करते थे इंदौर में। उनकी ये दोस्ती थी और काफ़ी टाइम से थी, लगभग 2-3 साल पहले से। और अपन ये मानो कि दोस्ती प्यार में है या नहीं है, ये अपन को पूछ रही तो जानकारी में नहीं है। तो लड़का भी जॉब कर रहा था क्या? नहीं, उसने दुकान खोल ली है इंदौर में, दुकान करता है क्या दुकान खोली? कार इंटीरियर की। कब आए थे यहाँ पे? आज से 15 दिन पहले, पिछले बुधवार को। सूचना कब मिली थी आपको? कल रात को 12 बजे। 12 बजे। फिर आपने थाने में शिकायत वगैरह कुछ की? हाँ, मैं तो था नहीं, मैं तो बाहर था। मैंने अपने परिजनों को थाने भेजा कि उसकी रिपोर्ट लिखाओ कि वो मिसिंग है, मिल नहीं रहा है, उसके फ़ोन उठ नहीं रहे हैं, घंटी जा रही है लेकिन उठ नहीं रहे हैं। तो मैसेज मेरे भाई बड़े छोटे सब लोग गए, लेकिन पुलिस ने उन पर कोई कार्रवाई नहीं की, किसी प्रकार का आवेदन उनसे नहीं लिया और ना उनका कुछ रुझान चापे दिखा। आदरणीय साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि पूरे देश भर में नीट घोटाले के द्वारा जो एक आक्रोश प्रदेश और देश के युवाओं में फैला है, उसको लेकर हमारे देश के जननायक आदरणीय राहुल गांधी जी के द्वारा, राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय खड़गे साहब के द्वारा छात्रों की गूंज का कार्यक्रम और कैंपेन अगले 1.5 महीने के लिए कांग्रेस पार्टी के द्वारा देश भर में आयोजित किया जाएगा। इसी कैंपेन के अधीन आज 25 तारीख को पूरे देश भर में 28 शहरों में छात्रों की गूंज के इस आयोजन को लेकर प्रेस वार्ता रखी है और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी ने बिलासपुर में इस प्रेस वार्ता का आयोजन किया है, जिसमें कांग्रेस पार्टी की तरफ से, एआईसीसी की तरफ से मुझे वहां पर प्रेस वार्ता लेने का दायित्व दिया है। आज मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि मेरे साथ हमारे युवा नेता, युवा विधायक, एआईसीसी सचिव आदरणीय देवेंद्र यादव जी मौजूद हैं, हमारे युवा विधायक राघवेंद्र सिंह जी मौजूद हैं, हमारे यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय आकाश शर्मा जी मौजूद हैं और जो अनेकों युवा मेरे साथ आज यहाँ रायपुर एयरपोर्ट पर यहाँ मौजूद हैं। कहीं ना कहीं मैं आपसे कहना चाहूंगा कि पहली बार देश के इतिहास में हमने देखा है कि छात्रों को लेकर सीबीएसई जो एक मूलभूत सुविधा
कांग्रेस पार्टी ने इस देश को दी थी सबसे महत्वपूर्ण 10वीं 12वीं का परीक्षा का जो बोर्ड था, उसमें घोटाला हुआ। आज कोई भी आप विश्व में देश देखिए, सबसे बड़ा महत्व चिकित्सा का होता है। एक बार नहीं 2 बार धर्मेंद्र प्रधान जी के कार्यकाल में नीट का घोटाला हुआ है। 2024 में भी हुआ था और 26 में भी हुआ है। इसीलिए जो लगातार राहुल गांधी जी मांग कर रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा तत्काल देना चाहिए है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी है जिसने सन 1951 और 1961 के बीच में पूरे भारत और पूरे देश को पहला आईआईटी दिया था, पहला आईआईएम दिया था और पहला एम्स दिया था। और दूसरी तरफ भाजपा के नरेंद्र मोदी जी हैं जिन्होंने 10 साल के अधीन इस देश को नीट घोटाला दिया है, पीएससी घोटाला दिया है, सीबीएसई घोटाला दिया है। यही अंतर है कांग्रेस और भाजपा में। आज पूरे देश के छात्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से ये पूछना चाहते हैं, अमित शाह से पूछना चाहते हैं, धर्मेंद्र प्रधान से पूछना चाहते हैं, आखिर 2017 में जब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए का गठन किया गया था तो इसको संसदीय अधिकार क्यों नहीं दिए गए? इसको जानबूझकर भाजपा सरकार ने एक स्वतंत्र बॉडी बनाया है जो अकाउंटेबल भी नहीं है देश की संसद को, देश की सरकार को। ऐसा क्यों? मैं इस बिंदु के बारे में और विस्तार रूप से बिलासपुर में प्रेस वार्ता के माध्यम से चर्चा करूंगा। लेकिन जो कांग्रेस पार्टी का उद्देश्य है, जो राहुल गांधी जी का उद्देश्य है कि पूरे जुलाई के माह में बिलासपुर में भी विशेषकर, क्योंकि वो अब केंद्र आयोजित किया गया है, उसके समन्वयक हमारे यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा जी हैं, जिसमें जुलाई के प्रति सप्ताह आकाश जी कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। 4 अलग अलग बड़ी मीटिंग्स की जाएंगी और उसके साथ जुलाई के शायद आखिरी सप्ताह में कलेक्ट्रेट घेराव भी किया जाएगा। और भी इसमें अनेक बिंदु हैं जिनके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर एक व्यक्ति है जिसकी चर्चा हो रही है, लेकिन जिसका जानबूझकर भाजपा सरकार नाम छुपाने का प्रयास कर रही है। उनका नाम है प्रदीप जोशी। छत्तीसगढ़ के भी बड़े पत्रकार उनको जानते होंगे। ये वही प्रदीप जोशी है जो वर्तमान में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का चेयरमैन है, अध्यक्ष है। जब से ये अध्यक्ष बने हैं ये बड़े घोटाले हुए हैं, चाहे वो नीट परीक्षा 2026 हो या नीट परीक्षा 2024 हो। इससे पहले यही प्रदीप जोशी यूपीएससी के सदस्य भी रह चुके हैं। उससे पहले छत्तीसगढ़ में आपके पीएससी के चेयरमैन थे। उससे पहले मध्य प्रदेश में पीएससी के चेयरमैन थे। जब ये मध्य प्रदेश में पीएससी के चेयरमैन थे उस समय भी अनेक लेक्चरर्स को लेके, प्रोफेसर्स की भर्ती को लेकर इन पर बहुत गंभीर आरोप लगे थे। उस समय शिवराज सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री थे, उनने इन पर जांच बैठाई थी। लेकिन आप कल्पना करो कि ये व्यक्ति कितना पावरफुल है कि जब ये जांच बैठी और जिस आईएएस अधिकारी को जांच सौंपी थी, 1 या 2-3 महीने बाद उसी आईएएस अधिकारी का ट्रांसफर हो गया, जांच से हटा दिया। आज यही व्यक्ति जिसने उस समय मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में अनेक घोटाले किए थे, अनेक पाप किए थे, उसको कैसे प्रमोट किया और बड़े पद देकर। जबकि प्रथा ये होती है जब कोई भी अधिकारी इतना बड़ा पाप करता है जिसके माध्यम से वो भ्रष्टाचार के माध्यम से प्रोफेसर्स का चयन करता है तो उसको सजा मिलनी चाहिए है। उल्टा लगातार भाजपा सरकार ने उसको मेंबर बनाया यूपीएससी। घटनाक्रम हुआ है, आपके परिवार में घटनाक्रम हुआ है, आप क्या कुछ मामला है? कल रात्रि 9:42 में मेरे मोबाइल पे 40-45 फ़ोटो आए और उसमें कुछ 2-3 वीडियो थे। मैं मेरी दुकान पे था, दुकान बंद करी मैंने 10:15 बजे, और जैसे ही दुकान से बाहर निकला तो मैंने वो इतने सारे वीडियो देखे। तो
मैंने मेरे छोटे भाई से संपर्क किया कि तुम इस लड़के को जानते हो क्या, तो उसने बताया कि इस लड़के को हम जानते हैं, ये लोकल अशोकनगर का लड़का है। परिवार में हमने सबसे बात करी कि ऐसे आपत्तिजनक फ़ोटो और वीडियो हमारे पास आए हैं, तो करीबन 10 सवा 10 बजे 10:30 बजे के आसपास हम सब लोग इकट्ठे हो गए थे। दुकान बंद करी 10:15 बजे और 10:30 बजे में इकट्ठे हुए सब भाई लोग, और सीधे हम हमारी छोटी बहन के घर पे सोनी कॉलोनी में जो रहती थी उसके घर पे गए, तो वो घर पे पाई नहीं गई। हमने चाची जी से पूछा कि गुड़िया कहाँ है, तो चाची जी का कहना था वो 8 बजे के करीबन जिम जाती है, 9 बजे जाती, मैं मंदिर गई थी, मगर जैसे ही वो आई तो वो गुड़िया घर पे पाई नहीं गई। तो हम सब लोग घबरा गए। दरअसल क्या होता है कि परिवार में इस घर से उस घर पे गुड़िया आती जाती रहती, तो हमने 1-2 घरों पर फ़ोन लगाया तो वो नहीं पाई गई। हम सब ने घर वालों को इकट्ठा किया और सीधे हम लोग थाने की तरफ गए। साथ में हमारे विजय रघुवंशी बच्चू भैया थे और नीरज भैया नगर पालिका अध्यक्ष जो है वो थे। उनने टीआई साहब को फ़ोन लगाया और मौके पर टीआई साहब जल्द पहुँचे और लोकेशन ट्रैक करी, तो लोकेशन करीबन फुटेरा गांव जो ईसागढ़ टोल टैक्स के पास है वहाँ पाई गई। और टीआई साहब, विजय भैया, नीरज भैया और पुलिस के कुछ कांस्टेबल अधिकारी लोग वहाँ पहुँचे। हम सब लोग थाने पे थे, सर्चिंग चलती रही। जो लोकेशन उनको मिली उस पर कुछ देर बाद करीबन रात में 2:30 बजे या 2:35 के करीबन हमारे पास विजय भैया का फ़ोन आया कि बेटा 1-2 लोग यहाँ आ जाओ, चाचा लोग को वहीं छोड़ दो और यहाँ सब गड़बड़ हो गया। तो मैं और मेरा छोटा भाई ईशान भाग के वहाँ कार से पहुँचे, तो हमने देखा कि रोड के किनारे करीबन 5-6 फीट पीछे I-20 नारंगी कलर की एक गाड़ी MP04 रजिस्ट्रेशन जिसका था वो पड़ी हुई थी। उसमें ड्राइवर सीट पे ऋतिक जैन का सब पड़ा हुआ था, ऋतिक सोनी का, और लेफ़्ट साइड में ड्राइवर सीट में जो कंडक्टर सीट होती है उसमें मेरी छोटी बहन मुस्कान जैन का सब उल्टा पड़ा हुआ था। और आसपास के क्षेत्र में जो गाड़ी के नज़दीक का क्षेत्र था उसमें रेडियम कटर, सेलपास की टैबलेट पड़ी हुई थी, कुछ खुली और कुछ पैक, 2-3 मोबाइल पड़े हुए थे। इसमें मेरी बहन का मोबाइल भी समझ में आ रहा था, ऋतिक सोनी का मोबाइल भी समझ में आ रहा था, कुछ चॉकलेट भी वहाँ पड़ी हुई थी। जैसे पहला फुसला के उसको वहाँ मनाने की कोशिश करी होगी। और जैसे ही हम बाहर आए बहुत देर पुलिस अपना काम करती रही और कुछ देर बाद वहाँ पे पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी एसपी साहब वगैरह पहुँचे, एम्बुलेंस पहुँची, उनने दोनों शवों को सीधा किया। तो मेरी बहन के सिर पे चोट थी, उसकी उंगलियां टेढ़ी थी, उंगलियां कुछ कटी हुई थी, गर्दन इधर से कटी हुई थी और एक कुल्हाड़ी पाई गई थी जो खून से लथपथ थी। और जैसे ही लड़के का शव उनने पलटा तो उसके पास में एक पिस्तौल मिली। ये सब चीज़ें वहाँ पाई गई। आप लोगों को क्या लग रहा है इसमें? लग क्या रहा है, क्लियर है ये कि लड़के ने पहले हमारी बहन को मारा, उसके बाद खुद को बंदूक से मार के ख़त्म कर लिया। और आपत्तिजनक फ़ोटो लड़के के मोबाइल से हर 15 मिनट पे हमारे घर के 3 लोगों के पास आ रहे थे। मेरे पापा के मोबाइल पे, मेरे भाई मोहित के मोबाइल पे जो दिल्ली में था और मेरे मोबाइल पे। तो उससे लड़के का मोबाइल लोकेशन ट्रेस करने में पुलिस को आसानी हुई और पुलिस वहाँ पहुँची। आप लोगों के पास क्यों आ रहा था, क्या उद्देश्य? हमको तो ये समझ में आ रहा था, जैसे मुझे करीबन 10:47 पर मैंने उसको उस नंबर पर मैसेज भी किया कि भाई मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ, अपन कल मिलेंगे। मुझे लगा ये मेरे थ्रू घर वालों को मनाने की कोशिश कर रहा है या ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है, मुझे ऐसा लगा। तो मैंने जैसे उसको मैसेज किया तो 15 मिनट तक कोई हमारे पास फ़ोटो नहीं आए। कितने बजे फोटो डाले आप? फ़ोटो तो पहला फ़ोटो आया था 9:42 पर, करीबन 41 फ़ोटो थे जो मैंने 10:15 बजे देखे थे दुकान बंद करने के बाद। फिर हर 15 मिनट आधे घंटे पे फ़ोटो वही के वही फ़ोटो हमारे पास रिपीट आते जा रहे थे। तो 10:46 या 47 में मैंने उसको मैसेज किया तो करीबन 15-20 मिनट आधे घंटे का ये ब्लॉक लग गया, फ़ोटो नहीं आया। तो मुझे लगा लड़का कल बात करेगा और अपन कल समझेंगे इस बात को। इससे पहले भी कोई मामला सामने आया था परिवार के नहीं, सामने? हमको इससे पहले नहीं मालूम। आपको कभी कोई जानकारी नहीं थी? नहीं, मेरे को व्यक्तिगत तौर पर इसकी कोई जानकारी नहीं थी। पहले से परिचित होंगे दोनों के? नहीं, बच्चा बच्ची जिस हिसाब से फ़ोटो दिख रहा है बच्चा बच्ची पहले से परिचित थे, मगर वो लड़का उस आधार पर उस लड़की को ब्लैकमेल करके, जैसे फ़ोटो थे, मिलने वाले फ़ोटो थे, घूमने वाले साथ में फ़ोटो थे, तो उस आधार पर लड़की को परेशान करने की कोशिश कर रहा था, ऐसा सब व्यतीत हो रहा है। मैंने सारे फ़ोटो मौके पर टीआई साहब को और एसपी साहब को भी दिखाए थे और पुलिस ने अपना काम किया है। पहले लड़की ने कुछ बताया परिवार को इसके अलावा? नहीं, अभी हमको इस चीज़ की जानकारी नहीं रही। क्या ये लड़का लड़की पढ़ते थे क्या साथ में? नहीं, हमारी गुड़िया वहाँ नौकरी करती थी, फिर करीबन 3-4 महीने से वो वापस यहाँ पे आ गई थी। हम उसके लिए शादी के संबंध देख रहे थे, वो यहाँ लोकल वापस आ गई थी। ठीक है, ठीक है। थोड़ी
मूलतः ये डबल मर्डर की घटना नहीं है। ये एक कल देर रात में सूचना प्राप्त हुई थी कि एक बच्ची जो है वो अपने घर से गई है, मिल नहीं पा रही है। उसके परिजन 12 बजे के करीब थाना कोतवाली आए थे। थाना कोतवाली से तत्काल बच्ची का तलाश प्रारंभ किया गया। तकनीकी आधार पर बच्ची का लोकेशन फुटेरा चक में और जो संदिग्ध बताया गया था जिसके साथ वो गई थी, इसका लोकेशन फुटेरा चक के इलाके में आया था। चूँकि बड़ा एरिया में वो लोकेशन आ रहा था, पुलिस ने चारों तरफ तलाश किया। तलाश करने पर टोल टैक्स के पहले एक मैदान में एक गाड़ी दिखी जो कि नीचे की तरफ उतरी हुई थी। गाड़ी को जब देखा गया तो उसमें इन दोनों की डेड बॉडी पड़ी हुई थी, जिसमें स्टीयरिंग साइड में जो लड़का है ऋतिक सोनी, वो स्टीयरिंग से टिका हुआ पड़ा हुआ था और साइड वाली सीट में बच्ची पड़ी हुई थी। फिर वो पूरा वहाँ तलाश की गई, सर्च किया गया, गाड़ी को देखा गया, आसपास देखा गया तो वहाँ पास के स्थान पर वहाँ कुछ ब्लड स्टेन मिले, वहाँ ऐसे हथियार मिले हैं जिससे किसी को जैसे मारा गया हो, और वहीं पर पास में इनके मोबाइल भी प्राप्त हुए थे। उसके अलावा इनका एक सुसाइड नोट भी करीब 2 पेज का लड़के के द्वारा लिखा गया सुसाइड नोट प्राप्त हुआ, जिसमें कि उसके द्वारा ये बताया गया है कि विभिन्न कारणों से परेशान होके इसने बच्ची को मारा और मारने के बाद स्वयं भी वो सुसाइड कर रहा है, इस तरह की बात उसने लिखी। और पिस्टल से उसने अपने आप को गोली मारी। पिस्टल कहाँ से लाया था वो भी उसने उल्लेखित किया है। इन सारे तथ्यों की जांच की जा रही है। गाड़ी में देखा गया, गाड़ी में पीछे की तरफ जलाने का भी उसके द्वारा प्रयास किया गया था, परंतु वो जल नहीं पाई थी। इस प्रकार की स्थिति मिली है। वहाँ जो भी साक्ष्य मिले हैं उन सबको संरक्षित कर लिया गया है। हमारी FSL की टीम भी ग्वालियर से आ चुकी है, उसने भी पूरा अवलोकन किया है। इसमें मूलतः प्रथम दृष्टया ये समक्ष में आया है कि जो ऋतिक सोनी था उसके द्वारा बच्ची को पहले मारा गया विभिन्न कारणों से, विभिन्न परेशानियों से, और फिर स्वयं भी उसने गोली मारकर आत्महत्या कर ली। इस प्रकार की स्थिति इसमें सामने आई है। बाकी अभी विवेचना जारी है, सभी तथ्यों पर जांच की जाएगी। रात में देर रात्रि में लगभग 2 बजे के आसपास ये ज्ञात हुआ कि एक युवक और युवती की लाश एक गाड़ी के अंदर फुटेरा चक में पाई गई है। उनके परिजन करीब 12 साढ़े 12 बजे के आसपास कोतवाली में आके उन्होंने बच्ची के परिजन ने बताया था कि बच्ची घर में नहीं है। तो सामान्य रूप से जैसे तलाश की जाती है, तत्काल ही पुलिस एक्टिव हुई और बच्ची को उसके वो प्लस जिस पे संदेह जताया था उनके कुछ तकनीकी आधार पे उसकी तलाश जारी, जो फुटेरा चक के आसपास पाया जा रहा था। लोकेशन तकनीकी रूप से काफ़ी बड़े क्षेत्र में था। वहाँ पर पुलिस ने जाके तलाश किया तो एक मैदान में सड़क के पास में ये गाड़ी खड़ी हुई थी, जिसमें कि इन दोनों के शव थे, जिसमें कि ड्राइविंग सीट पर जो ऋतिक सोनी जिसके साथ जाने की संभावना थी वो था, और जो उसके पास वाली सीट पे ये जो बच्ची थी ये थी, ये उस गाड़ी में पाए गए। दोनों मृत अवस्था में थे। इसको सिर में चोट के निशान थे। तो ड्राइविंग सीट पे ऋतिक सोनी था और जो बच्ची थी उसको भी गले में और बाकी सिर में चोट के निशान थे। इसमें पास में घटनास्थल के पास में भी ब्लड पाया गया और वहीं पास में इनके मोबाइल फ़ोन भी पाए गए और सुसाइड नोट भी लगभग 2 पन्ने का सुसाइड नोट पाया गया, जिसमें कि जिसको पढ़ने पर यह पाया गया कि जो ऋतिक सोनी हैं उसके द्वारा वो सुसाइड नोट लिखा गया था। उसमें उसने उल्लेखित किया था कि हम दोनों के संबंध रहे, हम साथ में रहे हैं और कुछ वाद विवाद होने पर, कुछ स्थितियां किन्हीं कारणों से ख़राब होने पर वो उसके खुद द्वारा इसको बच्ची को मारा गया और मार के वो स्वयं भी उसने अपने आप को गोली मार ली है। गोली मारने की वो पिस्टल कहाँ से लाया उसमें भी उल्लेखित किया। इस तरह से 2 पेज का बड़ा एक लंबा चौड़ा सुसाइड नोट उसमें उल्लेखित है। इस तरह से मूलतः ये घटनाक्रम जो ऋतिक सोनी है उसके स्वयं के द्वारा सुसाइड करना पाया गया और उसके पहले जो बच्ची है उसकी उसने हत्या की और हत्या के साक्ष्य भी पाए गए हैं, चोट भी पाई गई है। वहाँ पर कुछ ऐसे
हथियार भी पाए गए हैं, इंस्ट्रूमेंट भी पाए गए हैं, जैसे कुल्हाड़ी का जिसका पीछे का हिस्सा इस्तेमाल किया गया था, एक छोटा रेजर पाया गया है, वो भी वहाँ ब्लड से लगा हुआ पाया गया है, और पिस्टल पाई गई है। पिस्टल का एक कारतूस जो इस्तेमाल हुआ है उसने स्वयं के लिए किया था, वो पाया गया है। गाड़ी में हल्की पीछे आग भी उसने उसके पहले लगाई होगी, जो कि सीट थोड़ी जली हुई पाई गई। इस तरह की कुछ परिस्थितियां पाई गई, जिससे स्पष्ट है कि यह बच्ची की हत्या और उसके पश्चात स्वयं के सुसाइड का प्रारंभिक तौर पर यह प्रकरण पाया गया है, जिसमें कि अभी मर्ग पंजीबद्ध कर लिया गया है, पीएम कराया जा रहा है, परिजनों के कथन लिए जा रहे हैं, और सारे तकनीकी और अन्य जितने साक्ष्य हैं वो सभी देखे जा रहे हैं। हमारी एफएसएल टीम भी इसमें एक्टिव है। जो भी तथ्य अन्य भी आएगा उसके आधार पर भी इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। स्पेशल जांच टीम भी इसमें गठित? इसमें हमने एक विशेष जांच दल बनाया है एसडीओपी के नेतृत्व में। इसमें 2 टीआई, एक सब इंस्पेक्टर, हमारे साइबर के एक्सपर्ट्स, 2 एक्सपर्ट्स रखे हैं। इस तरह से करीब 6 व्यक्तियों का यह दल हमारे अधिकारियों का बनाया गया है, जो इस संपूर्ण प्रकरण की जांच करेगी। महिला अधिकारी भी इसमें शामिल है। इसमें ब्लैकमेलिंग और लव ट्रायंगल जैसी चीज़ें भी सुसाइड नोट के बीच में आएंगी? अभी वो सब चीज़ें देखी जा रही हैं, और यदि उसमें इस प्रकार के तथ्य होंगे तो उन पर भी जांच की जाएगी। अभी वो सारा सब विवेचनाधीन है।